हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है बीडी लीगल प्राइम पे। सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल कर देने से क्या एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप बदल जाता है? क्या एक टेनेंट बायर की कैटेगरी पे आ जाता है या नहीं आता है? ये जजमेंट जो आजकल मैं बताने वाली हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 4-5 चीजें जब भी हम करते हैं, जब कोई टेनेंट घर खरीदने खरीदने की कोशिश करता है, कोई एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये जजमेंट हमें बताता है कि उसपे क्या-क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है और क्या-क्या कमी की वजह से वो चीज़ कुछ और पे परिवर्तन हो जाती है। इस केस में वो टेनेंट ही रह जाता है और बायर नहीं बन पाता है। मैं एडवोकेट भुवनेश्वरी देवी आप सबका स्वागत करती हूँ बीडी लीगल प्राइम चैनल पे। हमारा जो चैनल है वो लॉ के बारे पे है, प्रोसीजर्स के बारे पे है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे पे हम बात करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आप रेगुलर देखते हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज का जो ये जजमेंट है, आपको स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहा है। नाज़िब शेख हसन वर्सेस नासिर मुश्ताक शेख 2026 आईएनएससी 853। केस क्या है इसमें? इसमें जो लैंडलेडी जो होती है और जो टेनेंट जो होता है, वो एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। वो पहले उनका किराएदार रहता है, 200 स्क्वायर फीट के उस पे वो रहता है। बाद में बात होता है कि वो उस दुकान को वो खरीद लेगा। तो वो 1,90,000 की बात होती है, उसपे एक एडवांस दे देता है वो 40,000 का। बाकी का जो पेमेंट बाकी रहता है 1,50,000 का, वो बोलता है कि जैसे ही उसको लोन हो जाएगा तो 3 महीने के अंदर वो लोन से वो देकर वो पूरा पेमेंट कर देगा। तो जो एग्रीमेंट टू सेल बना होता है, उसपे ये वो लिख बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि अगर 3 महीने के अंदर पे वो लोन जो पूरा बैलेंस अमाउंट 1,50,000 अगर नहीं देता है, तो जो मकान मालकिन है, वो जो 40,000 जो एडवांस लिए, वो उसको रिटर्न कर देगी और उसको वो घर खाली करना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट में बहुत क्लियर कट लिखा रहता है। 3 महीना गुज़र जाता है, वो पैसा नहीं देता है। मामला कोर्ट पे जाता है, जो स्मॉल कॉज़ कोर्ट जो होता है, क्योंकि ये बॉम्बे का मैटर था, स्मॉल कॉज़ कोर्ट जो होता है, वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद पे जो मकान मालकिन के फ़ेवर पे हो जाता है ऑर्डर। कोर्ट ये बोलता है कि हाँ, आप लोग के बीच में कोई भी एग्रीमेंट सेल के हिसाब से आप टेनेंट ही हो, आप ओनर नहीं बने हो, आपको खाली करना पड़ेगा। तो वो अपील फाइल करता है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील जो दोनों होता है, दोनों में वो हार जाता है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पे आता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं 4 या 5 पॉइंट्स इस केस पे जो सुप्रीम कोर्ट लेकर जो चलते हैं, जो हमें बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। सबसे पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बोलते हैं, जो इसमें बहुत सारे जजमेंट्स का भी इस केस पे उल्लेख किया गया है। सबसे पहला जजमेंट जो बोला गया था, वो है आर कांतिमती वर्सेस बेट्रिक ज़ेवियर। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड का जो रिश्ता कब खत्म होता है, वो कुछ चीज़ों के ऊपर पे डिपेंड करता है। जब भी एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, तब टेनेंट और लैंडलॉर्ड का जो रिलेशनशिप है, वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं, तभी वो ब्रेक हो पाती है, अदरवाइज़ वो ब्रेक नहीं होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है पोसेशन की। सरेंडर ऑफ पोसेशन की बात आ जाती है। टेनेंट का जो पोसेशन है, वो सरेंडर उसको करना होगा एज़ ए टेनेंट। ये कैसे होगा? या तो ये आप आपके एग्रीमेंट में वो लिखा होना चाहिए कि अब से मैं नॉट एज़ अ टेनेंट हूँ, मैं आपसे इसका मतलब क्योंकि मैं खरीदने वाला हूँ, तो मैं इसके ओनर के इस पे आ जाता हूँ, तो और मैं एज़ अ टेनेंट अपना जो पोज़ीशन है वो सरेंडर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इस एग्रीमेंट में, इस केस में सरेंडर की कहीं पे बात आई नहीं है। कि आप ये बोल रहे हो कि मैं टेनेंट हूँ, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट पे गए यही बोलते हो कि मैं अभी भी टेनेंट हूँ और ये मुझसे खाली नहीं करा सकते। तो जब आप ये बात बोल रहे हो, तो एज़ अ टेनेंट आपने नहीं सॉरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि मैं तो बायर हूँ और ये मुझसे खाली नहीं करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर बायर हैं, तो एज़ अ टेनेंट आपको वो जो घर था उसको सरेंडर करना चाहिए था। ये बात आपके एग्रीमेंट में कहाँ लिखी गई है? ना इम्प्लाइड हुआ है, ना ही कहीं पे लिखा गया। सबसे पहला चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट उनके अगेंस्ट में कर दिया। किसके अगेंस्ट में? जो खरीदने वाला था। दूसरा पॉइंट आया आपका सेक्शन 111 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्योंकि जो भी सरेंडर वगैरह होता है आपके इसके एक्ट के तहत में हो जाता है। यहाँ पे या तो आप एक्सप्रेस सरेंडर कर दो, लिखित में दे दो कि भैया मैं सरेंडर कर रहा हूँ एज़ ए टेनेंट। ये चीज़ कहीं लिख कर नहीं आया है। या आप इम्प्लाइड सरेंडर कर दो, है ना? आप किराया देना बंद कर दो, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे आप किराया भी रेगुलरली दे रहे थे। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस पूरे एग्रीमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक क्लॉज़ डाल दिया गया था कि 3 महीने में या तो आप बैलेंस पेमेंट करो, जो पार्ट पेमेंट है 1,50,000 वो करो। अगर आप नहीं करोगे, तो आपको 40,000 हम आपको वापस करेंगे और आप खाली करोगे। ये पॉइंट इस एग्रीमेंट में एकदम क्लैरिटी से बता देता है कि आपका रोल क्या है। आप अगर जब 1,50,000 दे देते, तब आप वो बायर हो गए होते। लेकिन
वो चीज़ यहाँ इस केस में हुआ नहीं, आपने 3 महीने के अंदर तो पेमेंट किया नहीं, तो आप टेनेंट की कैटेगरी पे ही रह गए हो। वो आप बायर की कैटेगरी पे आप नहीं आए हो, और यही पॉइंट उस लेडी को एक्चुअली इस केस में पूरा बचाया। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई भी तरह का एग्रीमेंट करें, तो उस एग्रीमेंट में अपना जो पॉइंट्स होता है उसको क्लियरली उसमें आना ज़रूरी होता है। देखिए, आगे जाके क्या हुआ, मामला सिर्फ 1.5 लाख रुपया का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, और ये जो टर्म था, ये जो कंडीशन था, ये जो क्लॉज़ था, यही उस लेडी को एक्चुअली इस पूरे केस से मैं ब बोल सकती हूँ बचाया था। चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने लिया, वो था पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस जो टेनेंट था उसको बोला कि आप तो बोल रहे हो कि आप बायर हो, ठीक है? आपको एज़ अ टेनेंट नहीं देखा जाए, इसलिए आपको खाली नहीं कराया जा सकता। तो आप ये बताइए, अगर आप बायर थे तो आपने पार्ट परफॉर्मेंस के लिए आपने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से केस डाला? जिस एग्रीमेंट के ऊपर में आप खड़े हो, उस एग्रीमेंट के में आपको तो सेल आपके ऊपर हुआ नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन हुई नहीं, तो क्या आपने डाला इसके ऊपर में कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस लैंडलॉर्ड के ऊपर में? द आंसर इज़ नो, आपने तो नहीं डाला। तो आप कैसे फिर उस चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हो, जब उसके ऊपर में आपको जो कार्रवाई करनी थी, वो आपने किया नहीं। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरा केस का इन इनके ऊपर में भारी पड़ा, वो ये था कि आप जिस एग्रीमेंट ऑफ सेल पे भरोसा कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इसका तो मैं तो ओनर हूँ, मैं तो खरीदने वाला हूँ, मैं फ्यूचर बायर हूँ। क्या वो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पे उसका रजिस्टर होना ज़रूरी था? क्या आपने उसका रजिस्टर करवाया था? द आंसर इज़ नो। तो जब उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, जो बाकी जितने सारे हमारे एक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपका पार्ट परफॉर्मेंस में नहीं हुआ, आपने पोज़ीशन उसको प्रॉपर्ली दिया नहीं, तो कैसे आप उस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेकर बोल सकते हो? आप किराएदार के ही रोल है आपका इस केस में। आप कभी भी इस ज़मीन के मालिकाना हक नहीं ले पाए हो आपका। आप किराएदार ही हो, और जब वो चीज़ें नहीं हुई और वो अब माँग रही है वापस अपना घर, तो आपको उसको खाली करना चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि जो उनका एसएलपी जो था नाज़िम का, वो खारिज हो गया था, और जितना भी स्मॉल कॉज़ कोर्ट फर्स्ट अपील, सेकंड अपील को जो भी ऑर्डर था जो लेडी के फ़ेवर में था, उसको वैसा ही रखा गया, और जो टेनेंट था उसको खाली करने के लिए बोला गया। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है इस जजमेंट से? हमें ये मिल रहा है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो बहुत सारे केसेस में होता है, एग्रीमेंट टू सेल जब आप करते हैं, तो जस्ट बिकॉज़ एग्रीमेंट टू सेल हो गया, उससे आप बायर नहीं बन सकते हो। उसको कंप्लीट होना ज़रूरी होता है, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तीसरा, जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल कराओ, उसको रजिस्टर ज़रूर कराइए। बिना रजिस्टर का उसका 1 पैसे का वैल्यू नहीं रह जाता है। खाली उसमें जो जो क्लॉज़ था, वो बेनिफिट हुआ किसका? लेडी के लिए बेनिफिट हुआ। अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जाता, तब भी वो नहीं जीत पाता था, क्योंकि वो तब भी रजिस्टर्ड नहीं था। लैंड और टेनेंट का केस, या फिर अब मैं कोई ज़मीन खरीद रही हूँ, इन दोनों ही केस में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है पोज़ीशन। किस टाइप का पोज़ीशन मैं ले रही हूँ? मैं पोज़ीशन एज़ अ बायर ले रही हूँ, या मैं पोज़ीशन एज़ अ टेनेंट ले रही हूँ? ये दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो अगर आप वहाँ पे एज़ अ टेनेंट भी घुसे थे और उसके बाद आप बायर बन गए थे, तो वो पोज़ीशन का चेंज और नेचर ऑफ पोज़ीशन होना बहुत ज़रूरी था, जो इस केस पे नहीं हुआ है। और एग्रीमेंट में कैंसलेशन क्लॉज़ है, तो टेनेंसी आपका कैसे कंटीन्यूअस नहीं हो पाती है, ये बात भी आपको उस पे क्लियर कट रखना था। आपका वो एग्रीमेंट में क्लैरिटी आ जानी चाहिए थी कि क्या आपकी टेनेंसी कंटिन्यू हो रही है या नहीं हो रही है। इस एग्रीमेंट में सारी बातें बहुत ही साइलेंट थी। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाएँ, तो तमीज़ से बनाएँ, तरीके से बनाएँ, एक वकील को रख के बनाएँ, क्योंकि हमें लगता है कि क्या है, 500-600 का चीज़ का काम है, लेकिन आगे जाके वो लाखों का नुकसान कर देता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ बीडी लीगल प्राइम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।